ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सरबीन। ये प्रोग्राम आप हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। इतवार 7 सितंबर के सरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। पाकिस्तान के इलाके जलालपुर पीरवाला में कश्ती उलटने से खातून और 4 बच्चे जान बहक। पंजनद और सतलज में सैलाबी अलर्ट। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के दरियाओं में तुग़यानी की सूरत हाल बरकरार। गजा की बच्ची के कत्ल पर मबनी फिल्म पेश कर दी गई। शुरुका की खड़े होकर 24 मिनट दाद। हाल ही में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में वॉइस ऑफ हिंद रजब दिखाई गई। इसे फिल्म मेकर बिन हनिया ने लिखा और डायरेक्ट किया है। ये फिल्म एक 6 साल की बच्ची हिंद रजब की कहानी पर मबनी है। जानिए यूरोप में मुहाजिरीन के बारे में रवैये क्यों बदल गए हैं। यूरोप में पहले की तरह खुशामद नहीं किया जाता। लेस्बोस में कोस्ट गार्ड गश्त कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ? यूरोप जहां खुले दिल से लोगों को खुशामद किया जाता था, अब माइग्रेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन क्यों? 1 सदी पहले डूबने वाले जहाज की पहली बार फिल्म बंदी। 1 सदी से ज़्यादा अरसा पहले साउथ पोल तक जाने वाले एक एक्सपीडिशन को फिल्म किया गया था, लेकिन ये एक ऐसा सफ़र था जिसका अंजाम कैप्टन स्कॉट और उनके 4 साथियों की हलाकत के साथ एक ट्रेजेडी में हुआ। अमेरिकी पायलट ने दौरान प्रवास जहाज का इंजन बंद करने की कोशिश क्यों की? Murder. Emerson told investigators he had not slept in 40 hours, felt he was having a nervous breakdown and mentioned the use of psychedelic mushrooms. श्रीलंका का 20 करोड़ साल पुराना कदीम सिन्हारा राजा जंगल। ये सिना राजा है। ये श्रीलंका का सबसे बड़ा बरसाती जंगल है जो दारुल हुकूमत कोलंबो से सिर्फ 130 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। पूरा चांद और ब्लड मून, रिवायात, अकीदे और साइंसी हकीकतें क्या हैं? It is the 82-minute phenomena, a transformation known through centuries as a blood moon. Now, this rare total lunar eclipse will be visible to billions across Asia, Australia, Africa and Europe. 17 बरस बाद फैसलाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी। जनूबी अफ्रीका से वनडे सीरीज इकबाल स्टेडियम में खेली जाएगी। इकबाल स्टेडियम और फैसलाबाद वालों को मुबारक हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साउथ अफ्रीका सीरीज का ऑफिशियल शेड्यूल अनाउंस कर दिया है, जिसमें तीनों ओडीआई मैचेस फैसलाबाद में खेले जाएंगे। इसके अलावा दीगर खबरें भी आज के सरबीन का हिस्सा होंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। पाकिस्तान के शहर मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन के इनखला के दौरान कश्ती उलटने से 80 साला खातून और 4 कम उम्र बच्चे जहां बहक हो गए हैं। PDMA के मुताबिक 20 से ज़ायद अफराद डूबे, ताहम बेशतर को रेस्क्यू कर लिया गया। ताहम एक बच्चे की लाश की तलाश जारी है। उधर PDMA ने दरियाए सतलज, चनाब और पंजनद में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी करते हुए मुताल्लिका इदारों को हंगामी इक़दामात की हिदायत की है। PDMA पंजाब ने आइंदा 24 घंटों में सूबे के बेशतर अजला में शदीद तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई भी की है। मॉनसून का 10वां स्पेल 9 सितंबर तक जारी रहेगा, जिससे रावलपिंडी, मरी, गलियात, लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, डेरा गाजी खान, मुल्तान और राजनपुर मुतासिर हो सकते हैं। पंजाब में गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल के हवाले से कुदरती आफात के निमटने के इदारे ने मुतनबे किया कि इस वक्त भी दरियाओं में तुग़यानी की सूरत हाल बरकरार है। PDMA पंजाब ने अपने एलामिये में बताया है कि त्रीमू हेड वर्क्स पर पानी का बहाव 4,49,000 क्यूसेक है। चिनियोट पुल में 2,73,000 क्यूसेक, जबकि कादर आबाद हेड वर्क्स में बहाव 1,46,000 क्यूसेक है। याद रहे कि मुल्तान के डिप्टी कमिश्नर ने अपने एक बयान में खबरदार किया है कि हेड त्रीमू से 4,14,000 से ज़ायद क्यूसेक का नया रेला 2 रोज़ में मुल्तान के बंदों से टकराएगा। इसलिए दरियाई इलाकों के मकीन दोबारा घरों को जाने से गुरेज करें। PDMA के एलामिया के मुताबिक दरियाए चनाब मराला हेडवर्क्स में पानी का बहाव 80,000 क्यूसेक है, जबकि पंजाब खान की हेडवर्क्स 1,73,000 क्यूसेक है। PDMA के मुताबिक पंजाब में पंजनद हेडवर्क्स के मुकाम पर पानी का बहाव 3,84,000 क्यूसेक है।
PDMA पंजाब ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और दरियाओं के अतराफ सैर व तफरीह के लिए जाने से मना किया है, जबकि दरियाओं में माहीगीरी और दीगर सरगर्मियों से गुरेज करने की हिदायत भी की गई हैं। गजा शहर में 6 साला हिंद रजब की अलमनाक हलाकत पर मबनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म द वॉइस ऑफ हिंद रजब ने नाजरीन के दिल जीत लिए हैं। हिंद रजब अपनी खाला और उनके ख़ानदान के साथ शहर छोड़ने की कोशिश कर रही थीं जब इसराइली फ़ौज की फायरिंग से वो जाँ भाग हो गई थी। फिल्म की स्क्रीनिंग के बाद शुरुका ने इसे 24 मिनट तक खड़े होकर दाद दी, जो फिल्म की गहरी असर अंगेजी और दर्दनाक हकीकत को उजागर करती है। हाल ही में वेनिस फिल्म फेस्टिवल में वॉइस ऑफ हिंद रजब दिखाई गई। इसे फिल्म मेकर बिन हनिया ने लिखा और डायरेक्ट किया है। ये फिल्म एक 6 साल की बच्ची हिंद रजब की कहानी पर मबनी है। जनवरी 2024 में गजा शहर में हिंद और उनके ख़ानदान के चंद अफराद की हलाकत उस वक्त हुई जब उनकी गाड़ी पर इसराइली फ़ौज की तरफ से फायरिंग की गई। फिल्म की स्क्रीनिंग के बाद इसे 24 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन मिला, जिसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदाकारों और डायरेक्टर ने फिल्म बनाते हुए अपने तजर्बे पर बात की और गजा में वसी पैमाने पर जारी हलाकतों को ख़त्म करने की इल्तिजा की। हम तमाम अदाकारों अब बस हिंद रजब अपनी खाला और उनकी फैमिली के साथ शहर छोड़कर फरार होने की कोशिश कर रही थी जब इसराइली फ़ौज ने उन पर फायरिंग की। उस वक्त इसराइली फ़ौज ने कहा था कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक गाड़ी उनके फ़ौजी एहलकारों की फायरिंग रेंज में नहीं थी। बाद में एक तर्जुमान ने कहा था कि वाक़े की मज़ीद तहकीकात हो रही हैं। अब तक इन तहकीकात के कोई नताइज सामने नहीं आए। फायरिंग के दौरान हिंद और उनकी कज़न उस वक्त गाड़ी में मौजूद थीं और अपने ख़ानदान और एमरजेंसी सर्विसेज को खौफजदा होकर फ़ोन करने की कोशिश कर रही थीं। उनको बचाने की कोशिश में भेजी गई एम्बुलेंस और 2 फ़लस्तीनी हिलाल अहमर के डॉक्टर्स को भी मार दिया गया। उनकी रिकॉर्डिंग जब मंजर आम पर आई तो दुनिया भर में एहतजाज किए गए। This movie was very important for me because when I heard the first time the voice of Hind Rajab, ये फिल्म मेरे लिए बहुत अहम है क्योंकि जब मैंने पहली बार हिंद रजब की आवाज़ सुनी तो इसकी आवाज़ के अलावा कुछ और महसूस हुआ। वो गज़ा की आवाज़ थी जो मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन कोई अंदर नहीं आ सकता था। so yes, for me, तो हाँ, ये मेरे लिए बहुत अहम है। मेरी शदीद ख्वाहिश, गुस्से और बेबसी की इस कैफियत ने इस फिल्म को जन्म दिया। हमें ज़बरदस्त लोगों की मदद हासिल रही, जैसा कि हिंद की माँ और हिंद की फैमिली और हिलाल अहमर के वर्कर्स, जो कि इस कहानी के असल हीरोज़ हैं। the real hero in this story. I am from Palestine. मेरा ताल्लुक गरब उर्दन फ़लस्तीन के जनीन शहर से है। मैं जब 10 साल का था बचपन में भेज दिया। मुझे एक लम्हे के लिए भी महसूस नहीं हुआ कि मैं अदाकारी कर रहा हूँ। मैं इसे वाकई जी रहा था। 2 बार ऐसा हुआ कि मैं फिल्मिंग जारी नहीं रख सका। मुझे शदीद घबराहट हो रही थी, लेकिन मेरे पास सब लोगों की सपोर्ट थी। बहुत मुश्किल था, लेकिन मेरे नज़दीक ये करना मेरी जिम्मेदारी थी, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। Responsibility for me, like I should do this, we should do this, because if we don't do anything, who gonna do it? 10 बरस कबल मशरक़ वस्ता के तनाज़ात से बचकर 1 लाख से ज़ायद पनाह गुज़ीन और मुहाजिरीन यूरोप पहुँचे थे। कई मुल्कों ने उनके लिए अपने दरवाजे खोले और उनको बेहतर ज़िंदगी देने का वादा किया, लेकिन वक्त के साथ साथ ये रवैये बदल गए हैं। यूनान, जहाँ शामी पनाह गुज़ीन बड़ी तादाद में पहुँचे थे, वहाँ से लेकर हंगरी और फिर स्वीडन तक अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। सख्त कवानीन, अवामी मिजाज की तब्दीली और सियासी बयानियों ने मुहाजिरीन की ज़िंदगी को मज़ीद मुश्किल बना दिया है। BBC के नामा निगार फिरगल कीन ने इन्हीं रास्तों पर सफ़र करके ये जानने की कोशिश की है कि पनाह गुज़ीनों के बारे में यूरोप का रवैया क्यों और कैसे बदल गया। आप भी जानिए। यहाँ खामोशी है। लेस्बोस में मौसम गर्मा ख़त्म हो रहा है, मगर 10 बरस पहले यहाँ जो कुछ हुआ उसने यूरोप को बदल दिया। मकामी लोगों ने आलमी इदारों के रज़ाकारों के साथ मिलकर मदद की। इन्होंने सब कुछ खोया और एक नई जगह, एक बेहतर ज़िंदगी की तलाश की। अब सयाहत मामूल पर आ गई है। यूरोप भर में इस साल असाइलम के लिए आने वालों में 20% कमी हुई है, मगर पेरिस लोमेस के मुताबिक ये आर्जी है। तनाज़ात की वजह से मज़ीद लोग आएंगे। यकीनन मुझे परेशानी है। मेरे ख्याल में शाम और गज़ा में जो सूरत हाल है, मेरे जहन में काफ़ी चीज़ें आती हैं और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं।
یورپ میں پہلے کی طرح خوش آمد نہیں کیا جاتا، لیسبوس میں کوسٹ گارڈ گشت کر رہے ہیں۔ آخر ایسا کیا ہوا؟ یورپ جہاں کھلے دل سے لوگوں کو خوش آمد کیا جاتا تھا، اب مائیگرنٹس کے خلاف کریک ڈاؤن کیوں؟ سیکیورٹی ایک اہم وجہ ہے، خاص طور پر فرانس جیسے ممالک میں جہاں 2015 میں ہونے والے دہشت گردی کے حملوں کی وجہ سے انتہائی دائیں بازو کے حلقوں سے سخت اقدامات کا مطالبہ کیا گیا۔ ان مہاجرین کی فرانس کے شہروں اور گاؤں میں پھیلنے سے یقیناً خوف میں اضافہ ہوا ہے۔ جرمنی میں 2015 میں نئے سال کی شروعات سے ایک دن پہلے نئے آنے والے نوجوانوں کی جانب سے جنسی حملوں اور معاشی صورتحال کی وجہ سے امیگریشن مخالف پالیسیز کے لیے حمایت میں اضافہ ہوا ہے۔ 800 میل دور شمال میں ہنگری کی سربیا کے ساتھ سرحد پر کارکنوں کو ریاست کی جانب سے مہاجرین کو داخل ہونے سے روکنے کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں اور رویہ سخت گیر ہے۔ مجھ میں غم و غصے کے احساسات ہیں، مگر سب سے بڑھ کر مجھے اس بات کی پریشانی ہے جو آنے والا ہے۔ یہ کہنا ہے شاندور نانگے کا۔ مغربی یورپ پر قبضے کا سلسلہ 10 سال سے چل رہا ہے۔ گشت کرنے والے اسلحہ بردار ہیں، مگر شاندور کہتے ہیں کہ لوگوں کی سمگلنگ کرنے والے گینگ ان سے ہمیشہ ایک قدم آگے ہوتے ہیں۔ بوڈاپیسٹ میں حکومت روزانہ 1 ملین یورو جرمانے میں ادا کر رہی ہے جو اسائلم کے لیے آنے والوں کے داخلے کو روکنے کی وجہ سے یورپی عدالت کی جانب سے عائد کیے گئے ہیں۔ ایک وزیر نے مجھے بتایا کہ یہ دوغلا پن ہے کیونکہ یہ پالیسی اب یورپ میں کئی جگہوں پر اختیار کی جا رہی ہے۔ ہمارے موقف کی تائید ہوئی ہے۔ بنیادی طور پر ہمیں اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ فیصلہ ہمیں کرنا چاہیے، نہ کہ کسی اور کو، کہ ہنگری اور یورپی یونین میں کون داخل ہو سکتا ہے۔ مگر 1000 میل آگے یہ احساسات اور بھی شدت کے ساتھ محسوس کیے جا رہے ہیں۔ یہاں سویڈن میں وزیر اعظم نے 2015 میں یہ کہا، میں جانتا ہوں کہ سویڈش عوام تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں اور دل کھول کر قبول کرتے ہیں، مگر اب ایک انتہائی دائیں بازو کی امیگریشن مخالف پارٹی انتخابات میں کامیابی کے بعد حکومت کے قیام میں اہم حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ مگر گینگ کے تشدد کی وجہ سے پبلک میں خوف ہے۔ مغربی علاقے کارلسٹرٹ کے پوسٹ کارڈ کی طرح خوبصورت قصبے میں پینٹر ڈینیل حساب کہتے ہیں کہ ان کا ملک بدل گیا ہے۔ ہم جرائم کے اعداد و شمار دیکھتے ہیں، کون کیا کرتا ہے اور آپ کو جواب مل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ سویڈن میں پہلا ایسا نہیں تھا۔ ملک سے باہر کے لوگ اور ان کے بچے جن کی پیدائش سویڈن میں ہوئی، ان کی تعداد جرائم کے اعداد و شمار میں زیادہ ہے۔ مگر سویڈن کے دفتر خارجہ کے مطابق تعلیم کی کمی، بے روزگاری، پناہ گزینوں میں جنگ کی وجہ سے ذہنی اذیت وجوہات ہیں، نہ کہ ان کا امیگرنٹ ہونا۔ شامی پناہ گزین عبد المنعم السعروف کا کہنا ہے کہ ان کے گھر والوں کو نسل پرستی اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میری ان سے پہلی ملاقات 2013 میں ہوئی جب وہ اپنے بیٹے حسن کے ساتھ یورپ پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب حسن 13 برس کے ہیں اور ان کی والدہ کہتی ہیں کہ وہ ایک ایسے ملک میں بڑا ہو رہا ہے جہاں لگتا ہے کہ لوگ نہیں چاہتے کہ وہ یہاں ہوں۔ رویہ اور خراب ہوا ہے۔ جب میں پہلے سویڈن پہنچی تو میں نے سویڈش زبان سیکھی، پھر میں نے کام شروع کیا۔ میں نے باورچی خانوں میں کام کیا اور صفائی کرنے اور بچوں کی دیکھ بھال کرنے کا کام کیا۔ میں انہی کی طرح ہوں۔ واپس لیسبوس کا رخ، جہاں مائیگرنٹس کے لیے کھودی گئی یہ تازہ قبر۔ یہ ان 30,000 لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے پچھلے 10 سال میں مختلف راستوں سے یورپ پہنچنے کی کوشش میں اپنی جان گنوائی۔ اور گو کہ نئے آنے والوں کی تعداد کم ہوئی ہے، لیکن لوگوں کی مجبوریاں جو انہیں سب کچھ داؤ پر لگانے پر مجبور کرتی ہیں، ایک ایسی پیچیدہ صورتحال ہے جس سے چھٹکارا نہیں ملنے والا۔ سامعین، ٹیرا نووا ایک بحری جہاز تھا جو کیپٹن رابرٹ اسکاٹ اور ان کی ٹیم کو تقریباً 1 صدی قبل ساؤتھ پول کی مہم پر لے گیا تھا۔ اس جہاز کو پہلی بار تفصیل سے فلم بند کیا گیا ہے۔ کیپٹن اسکاٹ اور ان کی برطانوی ٹیم دنیا میں سب سے پہلے ساؤتھ پول تک پہنچنے کی دوڑ کا حصہ تھے، مگر اس سفر میں انہیں شدید مشکلات بھرے حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ دستاویزی رپورٹ اس مہم کی تاریخی تفصیلات اور انسانی عزم کی کہانی بیان کرتی ہے۔ آپ بھی سنیے۔ 1 صدی سے زیادہ عرصہ پہلے ساؤتھ پول تک جانے والے ایک ایکسپیڈیشن کو فلم کیا گیا تھا، لیکن یہ ایک ایسا سفر تھا جس کا انجام کیپٹن اسکاٹ اور ان کے 4 ساتھیوں کی ہلاکت کے ساتھ
ایک ٹریجڈی میں ہوا۔ جو جہاز انہیں انٹارکٹیکا لے کر گیا تھا وہ ٹیرانووا جہاز تھا، اور یہ جہاز ہمیشہ ان کی کہانی کے ساتھ جڑا رہے گا۔ یہ تو ناقابل یقین ہے، او مائی گاڈ، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ 57 میٹر لمبے لکڑی کے اس جہاز کو اب پہلی بار تفصیل سے فلم بند کیا گیا ہے۔ کئی سالوں کی سروس کے بعد یہ گرین لینڈ کے ساحل کے قریب اپنی آخری آرام گاہ پر موجود ہے۔ یہ 1943 میں دوسری عالمی جنگ کے دوران سپلائیز لے جاتے ہوئے ڈوب گیا تھا، لیکن ٹیرانووا ہمیشہ کیپٹن اسکاٹ سے منسلک رہے گا۔ ملبے کے اہم حصوں کو دیکھنا واقعی دل کو چھو لینے والا اور حیرت انگیز لمحہ تھا۔ جہاز کے پچھلے حصے یعنی سٹرن پر ایک بڑا پہیہ موجود ہے، اور بھی اچھا لگتا ہے جب آپ ان لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں جو یہاں کھڑے ہوئے ہوں گے، جنہوں نے ٹیرانووا کو برف اور دوسری رکاوٹوں کے بیچ چلایا، جیسے کیپٹن اسکاٹ۔ وہ پہیہ بالکل صحیح حالت میں ملبے کے بیچ موجود تھا اور بس ایک دم سے دماغ میں آیا، واہ، اگر یہ جہاز کا پہیہ بول سکتا تو یہ کتنی شاندار تاریخ سنا سکتا تھا۔ کیپٹن اسکاٹ اور ان کے ساتھی ساؤتھ پول تک سب سے پہلے پہنچ کر تاریخ رقم کرنا چاہتے تھے۔ اس ایکسپیڈیشن کی فوٹیج کو برٹش فلم انسٹیٹیوٹ کے نیشنل آرکائیو نے ریسٹور کیا ہے، لیکن سینکڑوں میل کا سفر طے کرنے کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ رولڈ آمنڈسن کی قیادت والی ناروے کی ٹیم وہاں پہلے ہی پہنچ کر انہیں شکست دے چکی ہے۔ اس ایکسپیڈیشن کی یادگار اشیاء کیمبرج کے اسکاٹ پولر ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں نمائش کے لیے رکھی گئی ہیں۔ یہ سیاہ پرچم دراصل ناروے کا جھنڈا ہے۔ انٹارکٹیکا کی برفیلی سفیدی میں یہ جھنڈا واقعی بہت نمایاں نظر آتا ہوگا، اور آپ صرف سوچ سکتے ہیں کہ اس لمحے ان کے دل کس قدر بیٹھ گئے ہوں گے۔ لیکن یہ جھنڈا ضد یا دشمنی میں نہیں اتارا گیا یا کچھ، اس کا مقصد صرف یہ ثابت کرنا تھا کہ دوسری ٹیم ان سے پہلے ساؤتھ پول تک پہنچ چکی تھی، صرف 4 ہفتے پہلے۔ شکست خوردہ برطانوی ٹیم نے واپسی کا مشکل سفر شروع کیا، لیکن شدید خراب موسم کی وجہ سے 5 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ان میں سے ایک کیپٹن لارنس اوٹس، جن کی کہانی بہت مشہور ہے، انہوں نے اپنے خیمے سے نکلتے ہوئے کہا تھا، میں ذرا باہر جا رہا ہوں اور شاید کچھ دیر باہر ہی رہوں۔ وہ کبھی نہیں لوٹے۔ یہ ہے مشہور کیپٹن اوٹس کا سلیپنگ بیگ۔ ساتھیوں کو بچانے کی امید میں اپنی جان قربان کر دی۔ یہ بیگ کٹا ہوا ہے کیونکہ ان کی ایک ٹانگ میں شدید فروسٹ بائٹ ہو گیا تھا۔ ان کی حالت واقعی بہت خراب تھی۔ کیپٹن اسکاٹ کے سامان میں ایک نہایت ہی دردناک خط بھی تھا۔ یہ ایکسپیڈیشن میں ان کے ساتھی ہنری باورز کی والدہ کے نام لکھا گیا تھا۔ خط میں لکھا تھا، میں یہ خط اس وقت لکھ رہا ہوں جب ہم اپنے سفر کے بالکل اختتام کے قریب ہیں۔ میں اس سفر کا اختتام 2 بہادر اور عظیم انسانوں کے ساتھ کر رہا ہوں، ان میں سے ایک آپ کا بیٹا ہے۔ ٹیرانووا واپس انٹارکٹیکا آئی تو پر یہ نہیں معلوم تھا کہ اس پر سوار کیپٹن اسکاٹ اور ان کی ٹیم کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ لمحہ جہاز کی لاگ بک میں درج کیا گیا۔ وہ کیپٹن اسکاٹ اور ان کی ٹیم کی واپسی کی توقع کر رہے تھے، مگر جب پہنچے تو انہیں افسوسناک خبر ملی۔ انہوں نے یہاں درج کیا ہے کہ کیپٹن اسکاٹ اور ان کی ٹیم 18 جنوری 1912 کو ساؤتھ پول تک پہنچے تھے، مگر واپسی کے سفر میں سردی اور بنیادی وسائل کی کمی کے باعث اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ بعد میں جہاز نیوزی لینڈ گیا، جہاں اس ایکسپیڈیشن کے ساتھ ہونے والی ٹریجڈی کا اعلان دنیا کو کیا گیا۔ ٹیرانووا تاریخ کے ایک اہم واقعے کی گواہ ہے، لیکن کئی سال سمندر کے اندر رہنے کے بعد اب یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ سمندری حیاتات اس پر قبضہ کر رہی ہیں اور یہ ملبہ آہستہ آہستہ ایک ریف میں بدل رہا ہے، جیسے کہ جہاز سمندر کو واپس لوٹ رہا ہو۔ لیکن ٹیرانووا کی لیگیسی ہمیشہ رہے گی، کیونکہ آنے والی نسلیں کیپٹن اسکاٹ اور ان کے ساتھیوں کی بہادری کو یاد رکھیں گی۔ امریکہ میں الاسکا ایئر لائنز کے پائلٹ جوزف ڈیوڈ ایمرسن نے 22 اکتوبر کو واشنگٹن سے سان فرانسسکو جانے والی پرواز کے دوران کاک پٹ میں بیٹھے ہوئے اچانک جہاز کے انجن بند کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت وہ ڈیوٹی پر نہیں تھے، لیکن پائلٹ ہونے کے ناطے کاک پٹ میں موجود تھے۔ عدالتی دستاویزات کے مطابق ایمرسن نے پرواز سے پہلے نشہ آور مشرومز کھائے تھے اور وہ ڈپریشن کا بھی شکار تھے۔ انہوں نے عدالت میں اعتراف کیا کہ نشے کے اثر میں وہ حقیقت کا تعین نہیں کر پا رہے تھے۔
ताहम उनका कहना था कि ये उनके इकदाम का जवाब नहीं हो सकता। एमरसन ने पहले ही ओरेगोन की अदालत की दी गई 50 दिन कैद की सजा काट ली है, जबकि उन पर 5 साल तक बतौर पायलट पाबंदी आयद की गई है। मजीद बरा उन्हें 83 मुसाफिरों की जिंदगी खतरे में डालने पर फी शख्स 8 घंटे कम्युनिटी सर्विस, कुल 664 घंटे और $60,659 जुर्माना भी आयद किया गया। उन्होंने अपनी अहलिया के साथ मिलकर क्लियर स्काई हेड नामी तंजीम कायम की है, जो पायलटों की ज़हनी सेहत के लिए काम करती है। अदालत 17 नवंबर को उन्हें वफाकी मुकदमे में सजा सुनाएगी, जिसमें 1 साल कैद की सिफारिश की गई है। पायलट ने अदालत में कहा, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, मैंने सबको मारने की कोशिश की। सामीन, श्रीलंका का सबसे बड़ा बरसाती जंगल सिनाराजा कोलंबो से सिर्फ 130 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये जंगल 360 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है और इसे 20 करोड़ साल पुराने कुदरती खजानों में शुमार किया जाता है। ये नायाब परिंदों, अनोखे दरख्तों और हयातियाती तनव्वो का मस्कन है, जो इसे दुनिया भर के माहिरीन माहौलियात और सयाहों के लिए एक पुरकशिश मुकाम बनाता है। BBC सिन्हाला के नामानिगार शिरली ओपाल कुमारा ने इस कदीम जंगल का खसूसी दौरा किया और अपनी रिपोर्ट में इसकी कुदरती खूबसूरती को उजागर किया है। ये सिनाराजा है। ये श्रीलंका का सबसे बड़ा बरसाती जंगल है, जो दारुल हुकूमत कोलंबो से सिर्फ 130 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये जंगल 360 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है, जहां हर मुरब्बा किलोमीटर में 24 मिलियन से ज़्यादा पौधे हैं। क्या आप जानते हैं कि पिछले 100 सालों में श्रीलंका में परिंदों की सिर्फ एक नई किस्म दरियाफ्त हुई है? ये सेरेंडीप स्कॉप्स उल्लू है, जो सबसे पहले सिनाराजा जंगल में देखा गया था। आज मैं आपको सिनाराजा के खुफिया गोशों तक लेकर चलूँगा। ये कदीम जंगल तकरीबन 200 मिलियन साल पुराना है और ये जरासिक दौर से ताल्लुक़ रखता है। कुछ हिस्से बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे वजूद में आए थे, जो आज तक इंसानों से महफूज हैं। यहाँ पाए जाने वाले पौधों की 2/3 से ज़्यादा इकसाम सिर्फ इसी खित्ते में पाई जाती हैं और ये परिंदों की चहचहाहट से भरा पड़ा है। यहाँ परिंदों की 160 से ज़्यादा इकसाम पाई जाती हैं, जिनमें नायाब श्रीलंकन सुपर फाउल भी शामिल है। ये सुपर फाउल है और आप इसकी आवाज़ सुन रहे हैं। बहुत से लोग इसे श्रीलंका का सबसे शर्मीला परिंदा कहते हैं, क्योंकि ये मामूली सी आवाज़ पर गायब हो जाता है। यहाँ आने वालों को जोंकों से बचाव के लिए ख़ास मोज़े पहनना लाजमी है। हम अब तक जंगल में तकरीबन 2 किलोमीटर चल चुके हैं। हम यहाँ क्या देख सकते हैं? इस इलाके में एक टेढ़ी नाक वाली छिपकली देखी जा सकती है। हम एक नवाडा दरख्त की तरफ जा रहे हैं, जो सिनाराजा के बड़े दरख्तों में से एक है। क्या यही वो सबसे बड़ा दरख्त है जो सिनाराजा जंगल में दाखिल होते वक्त देखा जा सकता है? ये उस इलाके का सबसे बड़ा दरख्त है जो सयाहत के लिए खुला है जब आप गुडावा दाखिली रास्ते से दाखिल होते हैं। इस दरख्त को एक शख्स नहीं पकड़ सकता। इसका घेर कितना है? इसका घेर तकरीबन 6.5 मीटर है और ऊंचाई तकरीबन 45 मीटर है। अगरचे ये दरख्त लंबे हैं, लेकिन इनकी जड़ें गहरी नहीं होती। आप जितना अंदर जाएंगे ज़मीन उतनी ही मुश्किल होती जाएगी। हम सिनाराजा के अंदर जहाँ चाहें घूम नहीं सकते। आप मुश्किल को देख सकते हैं ना? अगर दरख्त इस तरह रास्ते में गिर जाए तो क्या उन्हें हटाने का कोई तरीका नहीं है? सिनाराजा जैसे महफूज जंगल में गिरे हुए दरख्तों को सिर्फ उसी सूरत हटाया जाता है कि अगर रास्ता बिल्कुल बंद हो जाए। इन्हें कुदरती अमल के जरिए वहीं गलने सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। यहाँ फितरत को उसके अपने अंदाज और अपनी रफ्तार पर छोड़ दिया गया है। सामीन, इतवार को यानी आज दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में नायाब फलकियाती मज़ाहिर, पूरा चांद और ब्लड मून का नज़ारा किया जाएगा, जब ज़मीन के साए से गुजरने वाला चांद सुर्खी माइल रंग इख्तियार कर लेगा। माहिरीन के मुताबिक ये मंजर उस वक्त बनता है जब सूरज की रोशनी ज़मीन के गिर्द से गुजरकर चांद पर सुर्ख अक्स डालती है। तारीख में पूरे चांद को वक्त के तयन, काश्तकारी और मजहबी तकरीबात से जोड़ा जाता रहा है।
चीन का मून फेस्टिवल, हिंदुओं का पूर्णिमा, बुद्ध मत का बुधा पूर्णिमा और श्रीलंका का पोया दिन इसी से मुंसलिक हैं। यूरोप में पूरे चांद को जुनून और भेड़ियों की कहानियों से जोड़ा गया है, जबकि तहकीक बताती है कि इस दौरान इंसानी नींद और जानवरों के रवैयों पर भी असर पड़ सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जनूबी अफ्रीका के दौरे पाकिस्तान का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके तहत फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में 17 साल बाद बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की वापसी होगी। 3 वनडे मैचेस 4, 6 और 8 नवंबर को यहां खेले जाएंगे। फैसलाबाद में आखिरी बार अप्रैल 2008 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैच हुआ था। इकबाल स्टेडियम पाकिस्तानी क्रिकेट की तारीख में कई यादगार मुकाबलों और तनाज़ात का गवाह है, जिनमें 1987 का माइक गैटिंग और एम्पायर शकूर राना का तनाज़ा भी शामिल है। शायकीन फैसलाबाद में क्रिकेट की बहाली पर खुशी का इजहार कर रहे हैं, जबकि माहिरीन स्टेडियम की मौजूदा हालत पर सवालात उठा रहे हैं। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, मगर इजाज़त से कबल अब तक की खास खबरें।